वेलकम बैक गाइस, आई एम ज़हीर अब्बास। आप लोग देख रहे हैं जी लर्निंग और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने का अमल। सांस हम किस तरह लेते हैं। आप जानते हैं कि हम हवा को अंदर लेके जाते हैं, उसको आप इनहेलेशन कहते हैं। हवा को आप बाहर निकालते हैं, उसको आप एक्सहेलेशन कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनहेलेशन क्यों होती है, कैसे होती है, और एक्सहेलेशन क्यों होती है या फिर कैसे होती है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एयर पैसेज वे ऑफ ह्यूमन, इंसान के अंदर जो हवा गुजरने का रास्ता है वो कौन कौन सा है। हमने स्टार्ट किया था नेज़ल कैविटी से, नाक से। नाक की जो बाहर की तरफ ओपनिंग है उसको आप नॉस्ट्रल्स कहते हैं। बैक साइड पे जो ओपनिंग है उसको आप फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स था, ट्रेकिया था, ब्रोंकस थे, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स थे, इस तरह से एल्वेओलर डक्ट्स थी, एल्वेलाई थे, फिर पूरे लंग्स बनते थे। वो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो लंग्स किस तरह से हवा को अपने अंदर लेके आ सकते हैं या हवा किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। कुछ बातें हैं जो पहले आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए लंग्स के बारे में या इस टॉपिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बात यह है कि लंग्स कैन नीदर पुल इनसाइड द एयर और दे कैन नॉट पुश आउटसाइड द एयर, कि वो हवा को ना तो खुद से अंदर खींच सकते हैं और ना वो हवा को खुद से बाहर धकेल सकते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी प्रेजेंट है हमारी चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ पे होते हैं? अगर ये वाली बोन जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी, इस बोन को आप रिमूव कर दो, यहाँ पे आपको लंग्स नज़र आती हैं दोनों साइडों पे। लंग्स के सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो हेल्प करती हैं लंग्स को इनहेल करने के लिए या फिर एक्सहेल करने के लिए। ओके, तो सेकंड बात है वो ये है कि लंग्स स्पॉन्जी की तरह होते हैं, वो फैल सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको जो है वो पैसिव कॉन्ट्रैक्शन से वो हवा को एक्सहेल करते हैं। लंग्स स्पॉन्जी की तरह होते हैं। स्पॉन्जी का मतलब होता है कि उनके अंदर स्पेसेस मौजूद होती हैं, ऐसी सरफेस जिसके अंदर स्पेस मौजूद है उसको आप स्पॉन्जी बोलते हैं। जहाँ पे डायग्राम में आपको स्पॉन्जी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो स्पॉन्जी की तरह होते हैं लंग्स। मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है, गैस के लिए, एयर के लिए कैपेसिटी उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, जो तीसरी बात है वो ये है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्प करती हैं लंग्स को इनहेलेशन के लिए या फिर एक्सहेलेशन के लिए। उनमें जो पहली चीज़ है वो रिब्स हैं। रिब्स के अंदर मज़ीद अगर हम थोड़ा सा डिटेल बात करें तो रिब्स के अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। ऐसे मसल जो दो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं उनको आप इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। सपोज दिस आर द टू रिब्स। अगर ये दो रिब्स हैं, यहाँ पे दरमियान में जो मसल प्रेजेंट होंगे देवर नेम्ड एज इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल वो हेल्प करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग में वो हेल्प करते हैं। और दूसरा आपके लंग्स जो हैं उनके नीचे यहाँ पे एक पर्दा होता है जिसको आप बोलते हैं दैट इज़ द डायाफ्राम। वो डायग्राम में यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो डायाफ्राम जो है वो फ्लोर है चेस्ट कैविटी का। जो चेस्ट कैविटी है आपके उसका फ्लोर है डायाफ्राम और वो इंटरकॉस्टल मसल या रिब्स वो आपकी हेल्प करते हैं इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में। अब हम देखते हैं वो किस तरह आपकी हेल्प करते हैं। जब कभी भी एयर मूव करेगी फ्राम इनसाइड द लंग्स टू द एनवायरनमेंट या फ्राम एनवायरनमेंट टू द लंग्स, दैट विल बी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। जब कभी भी हवा मूव करती है, गैस जो एयर है जो मूव करेगी, वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मूव करेगी। एनवायरनमेंट का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आपके लंग्स का प्रेशर आप वेरी करवाते रहते हैं ड्यू टू, मैंने बताया आपको, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम की मदद से। तो मेन जो काज है इनहेलेशन का या एक्सहेलेशन का, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। एनवायरनमेंट प्रेशर ज़्यादा तो हवा इनसाइड, अंदर प्रेशर ज़्यादा तो हवा आउटसाइड। ओके, अब हम पहले बात कर लेते हैं इनहेलेशन की, फिर हम बात करेंगे एक्सहेलेशन की। इनहेलेशन को आप इंस्पायरेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ऐसी हवा को अंदर लेके जाना जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट हो, उसको आप बोलते हैं वो आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं। उस हवा के अंदर नाइट्रोजन भी होगी, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, बट वी आर जस्ट कंसर्न विद ऑक्सीजन। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, बल्कि आप ऑक्सीजन के बजाय आप कहते हैं आप हवा को अंदर लेके जाते हैं, आप एयर को अंदर लेके जाते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और बाकी भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब डेफिनेटली हवा चूंकि एनवायरनमेंट से लंग्स की तरफ मूव कर रही है, तो उसका मतलब है कि एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा होगा हवा का और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा। मैंने बताया लंग्स खुद से हवा को अंदर नहीं लेके आ सकते, वहाँ पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं या वहाँ पे जो डायाफ्राम है वो हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं कि डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल अंदर का चेस्ट कैविटी का प्रेशर किस तरह डिक्रीज़ करते हैं कि हवा रश करती है फ्राम एनवायरनमेंट टू इनसाइड द बॉडी। ओके, तो पहले हम इंटरकॉस्टल मसल की बात करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखें कि इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगी, चाहे वो डायाफ्राम के मसल हों, चाहे वो इंटरकॉस्टल मसल हों, चाहे वो रिब्स के मसल हों, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब कभी भी इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, मसल प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स जो हैं उनका वो मूव करेंगे अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो ऊपर और आगे की तरफ मूव करेंगे जस्ट लाइक दिस, वो ऊपर और फॉरवर्ड मूव करेंगे। डायग्राम में आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि जब इंस्पायरेशन हो रही है तो रिब्स की पोजीशन कहाँ पे है,
ओके, तो रिब्स जो है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेंगे और उसी तरह से जब डायाफ्राम के नीचे मसल प्रेजेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, वो फ्लैटन हो जाएगा। पहले वो थोड़ा सा डूम लाइक होते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो आपका डायाफ्राम है दैट विल बिकम लेस डूम लाइक, वो थोड़ा सा कम डूम लाइक हो जाएगा, वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। जब वो फ्लैट होगा नीचे की तरफ और रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी तो इस सारे जो आपकी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर एरिया बढ़ जाएगा। डेफिनेटली रिब्स को ऊपर उठा रहे हैं आप, उसको डायाफ्राम को नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो याद रखें कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो प्रेशर और एरिया आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो तो वहाँ पे एरिया कम हो जाता है, इसी तरह से अगर प्रेशर कम हो तो एरिया वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। या हम बात करें एरिया के लिहाज से तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और अगर जो है वो एरिया कम होगा तो प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, अंदर का डिक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर अंदर का डिक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली हवा नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, नेज़ल कैविटी के ज़रिए ट्रेकिया होती हुई लंग्स के अंदर भर जाएगी और हमारे लंग्स जो हैं दैट विल पैसिवली एक्सपैंड, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर जाएंगे, फुल ऑफ एयर हो जाएंगे। ओके, अब वहाँ पे क्या होगा, वो एयर का एक्सचेंज होगा। मैंने बताया था आपको कि जो हवा हम इनसाइड लेके आते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी ब्लड कैपिलरीज में। कौन सी वाली ब्लड कैपिलरीज, वो वाली कैपिलरीज जिन्होंने एल्वेलाई को सराउंड किया। तो ऑक्सीजन जो थी वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। वो ब्लड कैपिलरीज अल्टीमेटली हार्ट के पास ब्लड ले जाएंगी और हार्ट फिर अल्टीमेटली पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। इसी तरह से उन्हीं कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई थी, वो आपके बॉडी से आई थी। बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस ले आई जाती है लंग्स के पास। वो डिफ्यूज़ होकर एल्वेलाई के अंदर लंग्स के अंदर आ जाएगी। अब हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, हमने अब उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बॉडी से बाहर रिमूव करवाना है। कैसे करवाते हैं, चलें देखते हैं। एयर को बॉडी से बाहर रिमूव करवाना दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट एयर दैट इज रिच विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस लो विद ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ऐसी हवा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो, उसको बाहर निकालना बॉडी से थ्रू दिस पाथवे दैट इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ओके, हम देखते हैं कि एक्सपायरेशन क्यों होगी। अब चूँकि यहाँ पे आप देखें तो हवा कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, यस दैट इज मूविंग फ्राम द इनसाइड द बॉडी टू द एनवायरनमेंट। आपकी बॉडी से, आपके लंग से एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट का प्रेशर तो कांस्टेंट है, वो तो आपका चेंज नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, आपके अंदर का प्रेशर चेंज हो गया। जब अंदर का प्रेशर चेंज हुआ तो अल्टीमेटली हवा को बाहर आना पड़ा। अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया तो अल्टीमेटली हवा को बाहर आना पड़ा। अब अंदर का प्रेशर ज़्यादा कैसे कर किया हमने, वो भी दोबारा वही इंटरकॉस्टल मसल्स और जो आपका डायाफ्राम था नीचे वही हेल्प करेंगे। वो कैसे मूव करते हैं अब हम उनको देखते हैं। जो रिब के दरमियान मसल्स प्रेजेंट हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, दे विल नाउ एक्सपेंड। याद रखें कि एक्सपायरेशन में एक्सपेंशन होती है मसल्स की, मसल रिलैक्स होते हैं, मसल फैलते हैं। जब मसल्स फैलेंगे तो जो रिब्स होंगी वो नीचे की तरफ काम डाउन, नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगी, अपनी पोजीशन में वापस आएंगी और वो आप कह सकते हैं इनवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगी। जबकि जो डायाफ्राम होगा उसके मसल्स भी रिलैक्स करेंगे। जब वो रिलैक्स करेंगे तो वो फैलेगा और फैलने से क्या होगा, उसको डेफिनेटली मोर डूम लाइक होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि डायाफ्राम जो था दैट वाज लेस डूम लाइक ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग द इनहेलेशन। और जब उसने प्रेशर बढ़ाने का उसे कहा गया, ब्रेन की तरफ से स्टिमुलेशन आया, ब्रेन ने उसे कहा कि अब आपने एक्सपायरेशन करवानी है तो आप क्या करो कि आपके मसल जो उनको रिलैक्स करवाओ। मसल रिलैक्स होने जा रहे हैं, जब मसल रिलैक्स होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट विल बिकम मोर डूम लाइक। इसने ज़्यादा एरिया कवर करना है बिकॉज फैल रहा है तो ये क्या करेगा, मोर डूम लाइक हो जाएगा, अपने आप को ऊपर एडजस्ट करेगा टुवर्ड द लंग्स। ओके, तो ये मोर डूम लाइक हो जाएगा। ऊपर से जो है वो पसलियाँ भी दबा रही हैं लंग्स को, नीचे से डायाफ्राम भी दबा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि नाउ प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज्ड ऑन लंग्स, कि लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम है तो हवा जो होगी दैट विल रश आउट ऑफ द बॉडी। तो अल्टीमेटली जो एयर होगी वो एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगी, फ्रॉम द बॉडी टू एनवायरनमेंट मूव करेगी। इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देख लें, उनके अंदर कौन कौन से बन सकते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों, इनके डेफिनेशंस इनके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इंटरकॉस्टल मसल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। डायाफ्राम क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज डायाफ्राम? डायाफ्राम इज द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग। तो उसके बाद आ सकता है क्वेश्चन, अगर लॉन्ग में आए तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस आ सकता है। उसके अंदर आप डेफिनेशन कर सकते हैं, उसके अंदर आप एरिया की बात कर सकते हैं, आप प्रेशर की बात कर सकते हैं, आप इंटरकॉस्टल मसल्स की मूवमेंट की बात कर सकते हैं, आप रिब्स की बात कर सकते हैं, आप डायाफ्राम की बात कर सकते हैं।
हैं। तो ये 4-5 डिफरेंसेस आप बना सकते हैं उसके अंदर, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका ब्रेथ रेट कंट्रोल होता है। सांस जो आप लेते हैं 1 मिनट में कितने बार आप सांस ले रहे हैं, रेट ऑफ द ब्रीदिंग आपका है वो हम काउंट करेंगे, वो हम देखेंगे कितना होता है और वो कब वेरी करता है और वो क्यों वेरी करता है। तो देखते रहिए जी लर्निंग। विश गुड लक। अल्लाह हाफिज़।